क्वेश्चन नंबर 26 है। हमसे पूछा गया है कि एक पावर सब सर्किट में हम मैक्सिमम कितने आउटलेट को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 2। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, यहां से आपके 4-5 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो डोमेस्टिक वायरिंग में हम दो तरीके के सब सर्किट यूज करते हैं। सबसे पहला है लाइट एंड फैन सब सर्किट, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पावर सब सर्किट, पावर सब सर्किट। ठीक है, देखो हम बेसिकली डोमेस्टिक वायरिंग के केस में, घरेलू वायरिंग के केस में हम दो ही सब सर्किट को यूज करते हैं, एक लाइट एंड फैन सब सर्किट, एक पावर सब सर्किट। ठीक है, लाइट एंड फैन सब सर्किट में किसी एक सर्किट में जो मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं भाई, वो 10 हो सकते हैं। इसको मैक्सिमम पॉइंट ही बोल सकते हैं, सर्किट आउटलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके केस में किसी भी एक पावर सब सर्किट में हम मैक्सिमम 2 आउटलेट को करवा सकते हैं एग्जिस्ट। ठीक है, 2 आउटलेट को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। इसमें अगर हम लोड की बात करें लाइट एंड फैन सब सर्किट में, तो इसमें हम 800 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक सब सर्किट में। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम 3000 वोट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो सॉकेट आउटलेट यूज़ करेंगे उसकी जो करंट रेटिंग होगी वो 5 एम्पियर की होगी, और इसमें जो हम सॉकेट आउटलेट यूज़ करेंगे उसकी जो रेटिंग होगी वो 15 एम्पियर या 20 एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आप तक ईजिली वे में पहुंचते रहें। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है रेड या ग्रीन 2 मल्टी कलर की एलईडीज हैं। ठीक है, और ये बहुत फास्ट क्या कर रही हैं, फास्ट इनफ स्विच्ड हो रही हैं, यानी कि इनको ऑन ऑफ किया जा रहा है किन्हीं 2 पोलैरिटी के बीच में। ठीक है, इनको हम बहुत फास्टली क्या कर रहे हैं, 2 पोलैरिटी के बीच में इनको स्विच्ड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ की प्रोसेस चल रही है, तो इट विल प्रोड्यूस, ठीक है, ये संयुक्त रूप से कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बेसिक में थोड़ा सा ले चलता हूं। सबसे पहले हम बात करें अगर कलर्स की, कलर्स चैनल नहीं है भाई, हमारा टॉपिक है कलर। ठीक है, सबसे पहला कलर होता है यहां पे प्राइमरी कलर, द सेकेंड वन इज सेकेंडरी कलर। 2 ही तरीके के कलर होते हैं हमारे पास। ठीक है, प्राइमरी कलर में हमारे 3 कलर आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन 3 कलर हमारे प्राइमरी कलर में आते हैं। और सेकेंडरी में सियान, येलो और सी है मैजेंटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। रेड और ग्रीन मल्टी कलर की एलईडी को हम क्या कर रहे हैं, 2 पोलैरिटी के बीच में, कभी इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो कभी इसकी पॉजिटिव है, मतलब एक बंद होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, जब दूसरा बंद होता है तो एक चालू हो जाता है। और इनकी जो स्विचिंग प्रोसेस है वो फास्ट है, इनफ फास्ट है, यानी कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है ये सब। ठीक है ना, तो अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का इसमें रोल कैसे है, कैसे ये रोल प्ले कर रहे हैं अपना। ठीक है, देखो अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो हमें ब्लू के अपोजिट वाला मिलेगा, येलो मिलेगा। ये थ्योरी है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दे देता हूं। हमने रेड प्लस ग्रीन, ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है भैया, लेकिन उसकी बोलने का मतलब ही यही है कि हमें दोनों को ऐड ही करना है, और ऐसे ही ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रेड और ग्रीन को अगर हम करेंगे तो ब्लू के अपोजिट वाला, ठीक है, देखो
इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। जब रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमें इसके यानी कि जो बच रहा है हमारा प्राइमरी वाला, उसका अपोजिट वाला कलर मिलेगा, तो हमें यहाँ से येलो मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता, अगर हम रेड और ब्लू के बीच में मूव कर रहे हैं, यानी कि रेड प्लस ब्लू देख रहे हैं हम, तो हमें कौन सा मिलता? तो ग्रीन के अपोजिट में कौन सा है? मैजेंटा, तो हमें मैजेंटा मिलता। भाई यही थ्योरी है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि रेड और ग्रीन जब दोनों के दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, दो कलर मिक्स होने का मतलब ही है हम एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि कलर यहाँ पे मिक्स ही होंगे दोनों के। तो रेड और ग्रीन मिलके क्या बनाएगा भाई? पता लग गया होगा अब तो, येलो बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने रीज़न बता दिया है, प्रॉपर रीज़न है, इससे बढ़िया आपको कहीं मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। रटवाने वाला काम भाई हमारे साथ बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं जहाँ तक है लोगों को दिमाग में चीज़ें रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप कितना गेन कर पाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमसे पूछा गया है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो कि पीएलसी हमारा होता है, उसमें इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। हमसे पूछा गया है सीपीयू का, ठीक है। सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है पीएलसी के केस में? तो आपको पता होगा कि भाई पावर सप्लाई, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं, लेकिन केवल प्रोग्रामर क्या है? प्रोग्रामेबल सीपीयू का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर पावर सप्लाई तो है ब्लॉक डायग्राम में अलग दिखती है, लेकिन भैया हम एक पावर सेल यूज़ करते हैं सीपीयू के अंदर, जिससे कि जो हमारा एक्सेस है बहुत फास्ट हो सके, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। प्रोग्रामर सीपीयू का पार्ट नहीं है, सब पार्ट नहीं है प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामर एक अलग चीज़ है, इसको हम सीपीयू का सब पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग चीज़ है भाई वो। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमसे पूछा गया है कि जर्मेनियम का एक एटम कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भाई सभी को पता होगा, 4 होगा। मैं आपको पूरी की पूरी टेबल लिखवा देता हूँ भाई, जितने भी ये परेशान करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, बता देता हूँ मैं एक बार। B4 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN स्टेनम होता है ये, ठीक है। PB लेड होता है ये, N4 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI बिस्मथ, ठीक है। इनमें ये थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप के मेंबर हैं, ये फिफ्थ ग्रुप के मेंबर हैं। थर्ड ग्रुप के मेंबर का यूज़ हम करते हैं किसके लिए? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनका यूज़ करेंगे हम किसके लिए? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो इनकी हम डोपिंग इस वाले में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस होता है। इसके बैलेंस को अनबैलेंस करने के लिए, पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए हम आजू बाजू वाले जो भी हैं ग्रुप, इनका हम मर्ज करते हैं, इनकी हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जगह कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। दो सबसे फ्रिक्वेंटली फोर्थ ग्रुप में से दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये नीचे वाले कम आते हैं, इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, और इसमें फास्फोरस है और एक SB भी है, ठीक है, एंटीमनी, SB एंटीमनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं सर्कल कर दिया हूँ, और क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हमसे पूछा गया है
टू पोर्ट नेटवर्क के केस में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर है जिसको हम ट्रांसमिशन पैरामीटर बताते हैं या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ABCD पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन से सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली, एक तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी है, तो A इक्वल टू अगर D है तो लाइन हमेशा सिमेट्रिक होगी, और अगर AD माइनस BC है इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन किसकी है? ये रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकल की कंडीशन है, ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है। अब बाय पैरामीटर या इसको हम एक नाम से और जानते हैं एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी इसको हम बोलते हैं। इसको जो जेड वाला है इसको हम जी पैरामीटर, ये इम्पीडेंस पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एच पैरामीटर है, एच पैरामीटर का यूज़ हम मॉडलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, बीजेटी का जो एनालिसिस होता है वो हम एच पैरामीटर से ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ABCD पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल का मतलब समझिए पहले क्या होता है भाई। फॉसिल फ्यूल अगर आप इसका हिंदी मतलब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी कि ऐसा ईंधन जो कि जीवों या फिर छोटे छोटे पौधों, प्लांट, पेड़ पौधों से बना हुआ होता है, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जब ये जीव या छोटे छोटे प्लांट जो भी रहते हैं, जब ये ज़मीन में बहुत लंबे समय के लिए दफन हो जाते हैं तब हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं ऑयल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, गैस हो गई नेचुरल। ओके, तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल के। लेकिन जो वुड है, जो लकड़ी है, लकड़ी कभी भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, तो 31 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वुड यानी कि लकड़ी एक फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के तीनों के तीनों फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमसे पूछा गया है कि 1 टॉर इक्वल टू हाउ मच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 पास्कल। देखो, सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर में, प्रेशर की 5 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में, और 5 ही यूनिट होती हैं, इसमें से एक यूनिट ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, प्रेशर की अगर यूनिट की बात करें तो प्रेशर सबसे पहले हम देखेंगे बार, प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, प्रेशर की यूनिट ATM भी होती है। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं, ये पास्कल होता है, पास्कल में भी देखने को मिलती है। प्रेशर की यूनिट टॉर में भी देखने को मिलती है। प्रेशर की यूनिट mmHg में भी देखने को मिलती है। ठीक है, 5 यूनिट हो गई है प्रेशर की, लेकिन इसमें से जो पास्कल है ये हमारी ऐसा यूनिट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो ऐसा यूनिट हमारी पास्कल हो गई है। अब दिक्कत क्या है भाई कि एग्जाम में इनका रिलेशन पूछ लेते हैं, इनका आपसी संबंध पूछ लेते हैं। जैसे कि इसमें किया है, इनने पूछा है भैया कि एक टॉर कितने पास्कल के इक्वल है, कहाँ गया ये रहा पास्कल, एक टॉर कितने पास्कल के इक्वल है। तो इनका ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो यूपीपीसीएल ने आपसे ये छोटी चीज़ पूछ ली है 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो भाई, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता हूँ कि ये क्वेश्चन फिर से यूपीपीसीएल या किसी अन्य एग्जाम में रिपीट हो, हाँ, बट मैं इतना क्लेम जरूर करूँगा कि हो सकता है अगली बार इनमें से किसी दूसरी चीज़ का रिलेशन पूछ ले। तो मेरा मोटिव ही यही है, मैं किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ भाई। जो चीज़ है मैं कम दूंगा लेक्चर, एक हफ्ते में मेरा एक लेक्चर आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ज़्यादा बनाने की, लेकिन जो भी मैं दूंगा अपने आप में ही बहुत यूनिक होगा, उसकी कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए तो इसका हम और रिलेशन देखते हैं कि इन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम इनको भी देखेंगे। देखो, क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल। अब ये आया कैसे, मैं ये भी आपको ड्राइव करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इनका आपसी रिलेशन। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज़्यादा किसी के बारे में जानने का बिल्कुल भी वो नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्कल।
हम चारों की चारों यूनिट से हम पास्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 यूनिट थी, हमने पास्कल को एक साइड रख दिया है, बाकी चारों की रिस्पेक्ट में हम पास्कल की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कितना होता है, एक बार होता है भाई 1,00,000 पास्कल, ठीक है, 1,00,000 पास्कल, ठीक है, एक बार 1,00,000 पास्कल होता है। और एक एटीएम होता है हमारा 1,13,000 पास्कल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। थर्ड वन पास्कल का तो पास्कल ही रहता है ऐसा यूनिट, ठीक है, पास्कल का तो पास्कल ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब जाते हैं हम सीधे किस पे, टॉर पर। तो एक टॉर इक्वल टू होता है 133.32 पास्कल, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे, ठीक है, एक टॉर इक्वल टू 133 पास्कल, ठीक है। और क्या बचता है इसमें, बेसिकली ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, अब इनको ही ध्यान में रखें, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि 1 ATM जो है, 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm Hg के, ठीक है, 1 ATM इक्वल टू 760 mm Hg। अब हम क्या करेंगे, ATM की जगह पर सॉरी यहाँ नहीं, एक सेकेंड, हाँ सही है, चलिए इसी में रखेंगे हम इसकी वैल्यू को, 1 ATM इक्वल टू 760 mm Hg, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। हमने 1 ATM की वैल्यू को, जो कि कितनी है 760 mm Hg को यहाँ पुट कर दिया, तो कितना आ गया 760 mm Hg इक्वल टू 1,00,000, ठीक है, 1,13,000 पास्कल। अब इसमें हम 1 mm Hg की वैल्यू देखें, अगर 1 mm Hg की वैल्यू देखें तो आप इस पूरी वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे 760 से, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 133.32 पास्कल, ठीक है ना, 133.32 पास्कल, जो कि अप्रॉक्सीमेट 133 हम ले लेते हैं अराउंड। तो अब यहाँ पे बात आती है 1 mm Hg की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm Hg की वैल्यू 1 टॉर के बराबर होती है, ठीक है। आपने अगर कभी टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हुई हुई। तो यहाँ से 1 mm Hg 1 टॉर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इसका डिवीजन किया तो 133.32 पास्कल हमें मिल गया। तो 1 टॉर इक्वल टू कितना आ गया, रफली हमने लिख दिया है अराउंड करके 133 पास्कल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आपकी 1 mm Hg इक्वल टू 1 टॉर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में कई बार मैंने इसको देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है हमें इनपुट करंट के बारे में बताना है। अगर एक मोटर है उसकी रेटिंग कितनी है 2 HP, HP यानी कि आउटपुट दे रही है 2 HP का, ठीक है। सिंगल फेज, इसकी जो सिंगल फेज कैरेक्टरिस्टिक है, AC हमने 240 वोल्ट का यूज़ किया है, इफिशियंसी 70% है, पावर फैक्टर इसका 0.8 है, ठीक है। तो देखो इफिशियंसी देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इसमें इफिशियंसी यूज़ करना है, इफिशियंसी का कंसेप्ट यूज़ करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 2 HP मिल रहा है, तो हम 2 × 735.5 करेंगे क्योंकि हम वॉट में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। हम मीट्रिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं 735.5, और अगर आप ब्रिटिश सिस्टम यूज़ करेंगे तो 745.7 वॉट होता है उसका, ठीक है, या 746 वॉट होता है। इनपुट की बात करें, इनपुट हमें कैलकुलेट करना ही है, इफिशियंसी में कितनी गिवन है 0.7 है, ठीक है। अब 0.7 नीचे चला जाएगा तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली कर देते हैं, इनपुट हमारा कितना आ जाएगा भाई 735.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें कितना मिलेगा 1471 मिलेगा यहाँ पे, और 0.7 यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। और जब हम इस ओवरऑल वैल्यू को 0.7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2101.43, ओके। तो हमें इतने वॉट इनपुट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वॉट में है वैल्यू, हमें ये इनपुट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली करना क्या है, हमें करंट बतानी है, इनपुट करंट, ठीक है। तो हमें पता है कि पावर कितना होता है भाई VI cos φ, ठीक है।
तो वोल्टेज हमें पता है कितना है भाई, 240 है। करंट हमें चाहिए है, पावर फैक्टर है 0.8 गिवन है, और जो इनपुट पावर है, देखो इनपुट करंट निकाल रहे हैं तो इनपुट पावर लेंगे हम 2101.43। अब कुछ नहीं है, यहाँ से हम इसमें डिवीज़न करेंगे जब इस वैल्यू में 240 इंटू 0.8 से, ठीक है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10.94 के अराउंड। हम इसको 95 कर देते हैं, ठीक है। तो 10.95 दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10.95 एम्पियर इनपुट करंट होगी, ठीक है। एम्पियर में आएगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट में है और जो रेटिंग है वो वॉट में है यहाँ पे, तो हमें एम्पियर में करंट मिलेगी, तो ये वैल्यू एम्पियर में रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी सब जगह एम्पियर लिखा है भाई, अंडरस्टूडेबल है ये, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि ये ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन वो इनमें से किसकी यूनिट है। तो भाई जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसकी ही यूनिट होती है क्या, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स इसी की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो रेडिक्स होता है, देखो रेडिक्स का मतलब बेस है, बेस या रेडिक्स एक ही बात है, ठीक है। तो बेस बताना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस या रेडिक्स कितना होता है। तो भाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16। देखो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम देखते हैं बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में केवल 0 और 1 आता है, इसलिए इसका बेस 2 है, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक आता है, इसीलिए इसका बेस कितना है, 8 है, ठीक है। और अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल के केस में क्या होता है भाई, 0 से लेके 9 तक के जो है आती हैं चीज़ें, तो वो कितना हो गया, इसका बेस 10 हो गया। और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल में कितना, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके f तक आती हैं, क्योंकि हम 10 से हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करने लगते हैं और 15 तक पहुंचते पहुंचते हम f लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो 16 होगा, ठीक है। ये बेस इंपॉर्टेंट है भाई, बेस और रेडिक्स एक ही चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। बेस या रेडिक्स एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। हमसे पूछा गया है कि 5 एम्पियर का जो लाइट सॉकेट होता है, ठीक है, वो किसी बिल्डिंग की लोड एवेल्यूएशन में, लोड मूल्यांकन में कितना पावर को रिप्रेजेंट करता है एज पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये सिंपली जो लोड है, जो पावर है उसको बताता है 100 वॉट, ठीक है। ये बेसिकली टिपिकल डेटा है, इसको याद ही करना पड़ेगा। 5 एम्पियर का जो लाइट सॉकेट है उसमें आप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 100 वाट तक का लोड लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हमसे पूछा गया है, हमें TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए फैन आउट की वैल्यू बतानी है। फैन आउट क्या होता है बेसिकली, देखिए फैन आउट की सिंपल सी डेफिनेशन है, जस्ट वेट। चलिए देखते हैं। फैन आउट बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ ए गेट विदाउट डीगेरेटिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। देखो समझते हैं इसको क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट जिसको कि हम किसी पर्टिकुलर गेट के आउटपुट पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया यहाँ पर, और दूसरे गेट भी कनेक्टेड करके हमने रखे हैं, ठीक है। तो ये जो गेट कनेक्टेड किए हुए हैं इनको हमने n मान लिया, ठीक है। इनकी संख्या n है, n = 10 होता है किसके लिए, TTL लॉजिक के लिए, ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द 10। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉजिक कितने मैक्सिमम लॉजिक को रन कर सकता है बिना किसी
ऑपरेशन को डिग्रेड किए हुए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 10 वैल्यू है इसकी फैन आउट वैल्यू, यानी कि ये 10 गेट को रन कर सकता है बिना किसी ऑपरेशन को डिग्रेड किए हुए, ठीक है। तो ऑप्शन सी दैट इज द 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी बतानी है जिस पर 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमें प्रोपोगेशन डिले दिया गया है 40 नैनो सेकेंड का, ठीक है। और स्ट्रोब पल्स की विड्थ कितनी है, 20 नैनो सेकेंड की है। अब हमें मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी को बताना है। तो एफ क्लॉक होता है भाई, इसका सीधा सा फॉर्मूला है एफ क्लॉक इक्वल टू 1/n TPD प्रोपोगेशन टाइम डिले। n क्या है यहाँ पे, n है कि कितने बिट का काउंटर है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4 हो गई है, ठीक है। n 4 हो गया है, मल्टीप्लाई विथ, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, इसी में हम ऐड करेंगे स्ट्रोब पल्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे जिसको हम TS से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 1/4 इंटू प्रोपोगेशन टाइम डिले 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 10 टू द पावर माइनस 9 को ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर 1000 लिख लेते हैं और इंटू 10 टू द पावर 6 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेगा हर्ट्ज में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नीचे क्या होगा भाई, नीचे ये कितना 4 दूनी 8, 80 और 20, 4 चौको 16, 160 और 20, 180 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब हम 180 इसमें भाग देंगे 180 से, तो हमारा कितना आंसर आएगा 5.56, 10 टू द पावर 6 है तो मेगा हर्ट्ज में आंसर आएगा, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। नीचे डिनोमिनेटर में ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, दैट इज द 5.56 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। एसिंक्रोनस काउंटर है, सबसे स्लोएस्ट काउंटर की कैटेगरी में है। सिंक्रोनस काउंटर सबसे फास्ट होता है, क्योंकि इसमें क्लॉक पल्स एक बार में ही जितनी हम कनेक्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप सब में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे पूछा गया है कि मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, ठीक है, रिलक्टेंस स्टेपर मोटर जो कि वाइडली यूज करी जाती है, ठीक है। इसमें जो स्टेप साइज होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, ठीक है। तो सबको पता होगा भाई 2 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक की रेंज में इसमें स्टेप साइज लाई करती है, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर बेसिकली 3 तरीके की देखी जाती है, कुछ स्पेशल भी होती हैं। सबसे पहला है रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। इसमें हम क्या करते हैं, रिलक्टेंस टॉर्क का यूज करेंगे, रिलक्टेंस का यूज करेंगे। परमानेंट स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, इसमें हम एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। और एक होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम परमानेंट मैग्नेट के साथ साथ रिलक्टेंस का कंसेप्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको हाइब्रिड स्टेपर मोटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2 डिग्री टू 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हमसे पूछा गया है कि पल्वराइज्ड कोयल बॉयलर जो होता है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे पल्वराइज्ड मतलब होता क्या है। पल्वराइज्ड एक मिल होता है, पल्वराइजिंग मिल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कोल होता है, कोयला होता है, उसको हम फाइन पार्टिकल, एक छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, जिससे कि हम उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का यूज कर पाएं और बॉयलर से हम मैक्सिमम हीट ले पाएं, ठीक है ना। तो जो पल्वराइज्ड कोयल बॉयलर है, ठीक है, उस बॉयलर के केस में हमने एक बॉयलर यूज किया है जिसमें हमने पल्वराइज्ड कोयल का यूज किया है। ये अप्रोक्सीमेटली 80% फ्लाई एश देगा, ठीक है, और 20% लो एश देगा। फ्लाई एश यानी कि 80% जो एश होगी इससे निकलने वाली वो एयर में होगी,
और बाकी की जो 20% है वो थोड़े से भारी मॉलिक्यूल होंगे जिसके कारण वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इतनी ज़्यादा एस हवा में उड़ रही है हमारी, ठीक है, फ्लाई एस बन रही है। इसीलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज़ करते हैं हम फिर इसको कलेक्ट करने के लिए। चिमनी के पास में लगा होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो मॉलिक्यूल हैं एस के, जो राख है उसके मॉलिक्यूल हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये राख के मॉलिक्यूल हमारे फेफड़ों के अंदर चले गए तो हमारे फेफड़ों की जो ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, उनको ये ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। हमसे पूछा गया है कि जो अर्थिंग रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं लार्ज पावर स्टेशंस के लिए, ये कितनी होने चाहिए। इसमें ऑप्शन पता नहीं पीडीएफ में थे ही नहीं, जहाँ से पीडीएफ मेरे पास आई है उसमें ऑप्शन ही नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं थे, बट मैंने ऑप्शन बना दिए हैं, मैं इनको क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए होंगे तो आप 0.5 के साथ जाएंगे, ठीक है, और अगर ऑप्शन में 0.5 नहीं है तो हम फिर 1 पर टिक लगाएंगे। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है हम क्लोज टू 0.5 ही रहते हैं हमेशा लार्ज पावर स्टेशन के केस में, ठीक है। ऑप्शन इसमें गिवन नहीं थे तो मैंने खुद ही फ्रेम किए हैं। अगर 0.5 मिलेगा तो 0.5 पर टिक मारेंगे बाकी सबको छोड़कर, लेकिन अगर 0.5 नहीं है, सबसे लीस्ट वैल्यू आपको 1 दिख रही है तो 1 पे टिक मार लेंगे फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 42 है हमारा क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो इनिशियल टॉर्क होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है फुल लोड टॉर्क के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10% होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप लोग जानते ही होंगे, जो पानी वानी चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि पानी को ऐसे ऐसे ये घुमाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटसाइड ही लगता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, क्योंकि पानी को ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है, देन इसके बाद पाइप में ले जाता है, ठीक है। तो इसमें इनिशियल टॉर्क रहेगा वो 10% रहेगा फुल लोड टॉर्क का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम कितने फ्लैग रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ फ्लैग की बात करिए यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, 4, ठीक है। 4 फ्लैग यूज़ करते हैं हम बेसिकली फ्लैग रजिस्टर में। सबसे पहला है हमारा कैरी फ्लैग, सी बाय कैरी फ्लैग। दूसरा है AC यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। थर्ड है हमारा P यानी कि पैरिटी फ्लैग, और फोर्थ है हमारा OV यानी कि ओवरफ्लो फ्लैग। ये 4 फ्लैग हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की केस में, ठीक है। अगर हम बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो सबसे पहली होती है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, और आखिरी होती है इसमें कैरी फ्लैग। तो अगर हम बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए हम 5 फ्लैग यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फ्लैग यूज़ करते हैं, कितनी, 5, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, वेट, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। हाइब्रिड मोटर हमें गिवन है, स्टेपर मोटर है हाइब्रिड, इसमें 40 स्टेटर टीथ गिवन है और 60 रोटर टीथ गिवन है। हमें स्टेप एंगल कैलकुलेट करना है। देखो कभी भी स्टेपर मोटर के केस में अगर स्टेप एंगल आपसे कैलकुलेट करवाता है
स्टेप एंगल कैलकुलेट करने के दो ही फॉर्मूले बनते हैं। मान लिया हमने अल्फा क्या है, अल्फा स्टेप एंगल है, ठीक है, अल्फा क्या है, स्टेप एंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है टी एस माइनस टी आर अपॉन टी एस इंटू टी आर। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा होता है भाई, 360 अपॉन यहाँ पे Q होता है, Q यानी कि नंबर ऑफ फेज, ठीक है, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है, टी आर होता है, टी आर यानी कि टीथ ऑफ रोटर, नंबर ऑफ रोटर टीथ। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टी एस बराबर स्टेटर टीथ है, ठीक है, और टी आर बराबर रोटर टीथ है, ठीक है, रोटर टीथ, स्टेटर टीथ, टी एस टी आर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, स्टेप एंगल चाहिए है, अल्फा चाहिए हमें, सिंपल हम वैल्यू रखेंगे। स्टेटर में कितना है, 40 है, और रोटर में कितना है, 60 है, सिंपल है। इसका सीधा सा डिफरेंस ले लेंगे हम, ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे हम, तो डिफरेंस 50 और 40 का कितना आएगा, 10 आ जाएगा, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 20 हो गया, और 2 0 एक्स्ट्रा। एक चीज और, इसमें हम 360 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, याद रखेंगे, ये अलग चीज है, इंटू 360 भी यहाँ पे रहता है। एक फॉर्मूला ये हो गया टी एस माइनस टी आर अपॉन टी एस इंटू टी आर इंटू 360, और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 360 रहेगा, इसको इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ठीक है, तो 1.8 आ जाएगा, सीधे सीधे हमें अल्फा मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्टेप एंगल निकालने का एक फॉर्मूला ये हो गया, और सेकंड फॉर्मूला ये है, जब हमें नंबर ऑफ फेज और स्टेप मतलब टीथ दिए हों रोटर के, कितने हैं, ये टीथ है रोटर का और ये नंबर ऑफ फेजेस है। अभी देखेंगे एक क्वेश्चन अपन को इस पे भी करना है, तो 44 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 1.8 डिग्री। यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। हमें एक सिंगल स्टैक 8 फेज की मल्टीपोलर स्टेपर मोटर दी हुई है, जिसमें रोटर टीथ कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, और सभी के सभी फेज एक साथ उत्तेजित किए जाते हैं। तो हमें स्टेप साइज की बारे में बताना है कि स्टेप साइज का एंगल कितना होगा, है ना। तो मैंने बताया था अभी आपको फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू 360 अपॉन क्यू इंटू टी आर। देखो टी आर की जगह पे कई जगह एन आर भी मिलता है, मतलब एक ही है भाई, एन लगा लो टी लगा लो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो 360, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ फेज, तो 8 फेज यूज़ कर रहे हैं हम। टी आर यानी कि रोटर टीथ, तो कितने हैं, 6 हैं यहाँ पे। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जब इसको ओवरऑल निकालेंगे आप, कितनी बार में जा रहा है, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 15, 7.5। इसमें अब एक चीज और है इसमें, ठीक है, क्या है, मल्टीपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर यहाँ पे लिखा है। अगर सिंगल पोलर होता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन मल्टीपोलर है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7.5 इंटू 2 जब हम करेंगे तो हमें 15 डिग्री यहाँ का एंगल मिलेगा। याद रखना भाई, मल्टीपोलर है, सिंगल पोलर है, यूनिपोलर है, ये सब देख के करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अच्छी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई ही रखेंगे अपना। लेकिन अगर मल्टीपोलर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा 15 डिग्री आंसर होगा, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आयरन का जो और है वो कौन सा है, ठीक है, यानी कि हमें लोहे का और बताना है। जिप्सम, जो कि करेक्ट आंसर होगा। जिप्सम क्या है, एक आयरन का और है, ठीक है, एक आयरन का और है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हमसे पूछा गया है कि जो कार्बन का प्रेजेंस है एक इम्प्योरिटी के रूप में, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मिलाते हैं तो इससे डिक्रीज होता है, लेकिन क्या डिक्रीज होता है, तो इससे परमिएबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो समझिए अब बात को,
कार्बन हमारा कैसा है? कार्बन हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि रिपेल करता है मैग्नेट को, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम बात करें वहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के 3 ही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फेरिक, कोबाल्ट और निकेल, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। अब आप एक बात सोचो, फेरिक, ठीक है, लोहा हो गया, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो परमीएबिलिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और परमीएबिलिटी डिक्रीज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें हम तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यही इसका मेन मोटिव होता है हमारा, कार्बन को मिलाना फेरिक में, लोहे में। लेकिन हम बेसिकली अगर हम इन प्रैक्टिकल देखें, ऐसा हम करते नहीं हैं, ये क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है ऐसा। तो इस केस में क्या करेगा, परमीएबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर रेजिस्टिविटी की रिस्पेक्ट में बात करें तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज की जगह, तो रेजिस्टिविटी तुरंत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों मटेरियल पर मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2 वीडियो है, एक में थ्योरी है पूरी, एक में MCQ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। ये सब चीज़ें जो घूम रही हैं ना, वो आपको क्लियर हो जाएंगी एक बार में, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी एक से दोबारा जाने की वीडियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हमसे पूछा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है भाई, वाटर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम वाटर की एनर्जी यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हम वाटर एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास स्टेटमेंट नहीं दिया है PDF में, तो चलिए मैं चारों को समझा देता हूँ आपको एक बार में ही। अगर हम बात करें किसकी, बजर की, तो बजर का सीधा सा सिंबल ऐसा देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बजर का सिंबल हो गया। अगर हम बात करें हॉर्न की, हॉर्न को हिंदी में भोपा कहते हैं, बड़ा ही अजीब सा नाम है। हॉर्न कुछ इस शेप में देखने को मिलता है, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके रहता है, ठीक है, एक सेकंड, ऐसा ही रहता है, ऐसा, ठीक है, ये हॉर्न का हो गया। अगर हम बात करें लाइटनिंग अरेस्टर की, तो लाइटनिंग अरेस्टर की केस में क्या होता है भाई, यहाँ से ऐसा, बीच में यहाँ से कट लगा के ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का हो गया इन जनरल। अगर हम बात करें पावर सर्किट ब्रेकर की, बेसिकली ऑप्शन यही सही दिया था, पता नहीं स्टेटमेंट में पावर सर्किट ब्रेकर का ही सर्किट रहा है शायद, ठीक है। तो इसका जो सर्किट है ऐसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ये पावर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमसे पूछा गया है हमें रेटिंग बतानी है, रिकमेंडेड रेटिंग बतानी है किसके लिए, 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट के लिए। अगर हम करंट के एस्टिमेटिंग यानी करंट के बेसिस पर देखें तब, तो देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं भी 5 एम्पियर और 3 पिन के लिए आ रहा है, या 5 एम्पियर की सॉकेट ही अकेली लिखी है, सॉकेट ही अकेला लिखा है, तो उसकी हम यूज़ करेंगे कहाँ तक, 100 वॉट तक। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कोई क्वेरी है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजी वे में पहुँच सकें, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, एंड जय हिंद, जय भारत।